सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान चलेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ हैं। सर ये बताइए कि कई वीडियो सामने आ रही हैं, उलमा जो हैं उनको 25-25 हज़ार रुपये दिए जा रहे हैं। चिन्योर से भी एक वीडियो सामने है, इससे अब उलमा जो है वो खुश हैं। जी बिल्कुल, ये वो उलमा है जिन्होंने लिख कर दिया था कि हम स्टेट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान के रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की कोई जो है वो बातचीत नहीं करेंगे और उनके खिलाफ कोई भी प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, किसी जलसे जुलूस में शामिल नहीं होंगे, लोगों को नहीं जो है वो हम मजहबी मुनाफरत पर उकसाएंगे। तो इन लोगों ने जब लिख कर दिया था तो इसके बाद तमाम डीसीओ को जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो इनके नजराने के तौर पर या इनकी हदिया के तौर पर 20 से 25 हज़ार रुपए जो है वो इनकी तरफ से उनकी तरफ की लिस्टों के मुताबिक आया हुआ है। और ये जो है वो डीसी ऑफिस में जाके तो वहां से इसको कलेक्ट करते हैं कि जी हमें वो वजीफा जो है वो मिल जाए। लेकिन कई जगह पे लाइनें लगी हुई हैं, बड़ा रश नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि बाज़ जगहों के ऊपर तो 200-250 लोगों ने इंदराज करवाया, लेकिन बाज़ जगहों के ऊपर 1500-1500 से लेकर 5-5, 4-4 हज़ार उलमा जो है उन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो जहाँ पर 3 से 4 हज़ार लोग होंगे वहां पर ज़ाहिर है लाइन लग के, फिर उसके बाद दफ्तर का एक टाइम होता है कि सुबह 10:30-11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक का टाइम होता है। तो इसलिए फिर उनको लाइनों में लाकर ये सारे पेमेंट लेनी पड़ती है। बाज़ जगहों पे हमें ये भी सुनने में आया है कि वो इतराज करते हैं कि जी आप हमें ये पैसे दे रहे हैं तो आप हमारे जो है वो डोर स्टेप तक यानी हमारे घर के दरवाजे तक हमें पहुंचाएं, हमें यहाँ पर आकर इतना टाइम लग जाता है, आपने नमाज भी पढ़ानी होती है और हम यहाँ पे इतनी देर खड़े नहीं हो सकते सर्दी के अंदर। तो इस तरह की भी शिकायत जो है इनकी तरफ से मसूल हो रही है। तो ये बिल्कुल बात ठीक है कि ये सब लोग जो है लाइनों में लाकर तो पैसे दे रहे हैं। ये फतवे जो देते थे उसमें कमी आई कोई इससे? जब पैसे दे रहे तो अब फतवे तो नहीं दिए जा रहे होंगे कि दे रहे अभी भी फतवे? जी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा सख्ती की हुई है और हर इलाके में जो मुतलका एसएचओ है उनको मुतलका डीएसपी को ये टास्क दिया हुआ है कि आपने लाउड स्पीकर एक्ट के ऊपर नजर रखनी है और इस बात का ध्यान रखना है कि कोई भी उलमा जो है वो इसके खिलाफ कुछ हरंगेज ना करे। जिस तरह जिन दिन उलमा कराम ने डेक्लेरेशन जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एफिडेविट भर के दिया हुआ है उसकी एक कॉपी जो है वो मुतलका थाने में भी मौजूद है और थानेदार जो है वो मक्खन फक्खन जुम्मे वाले दिन या जुम्मे के अलावा भी वहां पर जाकर जो तमाम तक जो है वो जगहों पे देखते रहते हैं कि कोई ऐसी बातचीत ना हो या ऐसा काम ना हो। तो इसलिए वहां पर अभी तक तो ऐसा कोई वाकया रिपोर्टली सामने नहीं आया जिसके अंदर हमें ये देखने को मिले कि कोई किसी ने शिकायत की हो, लेकिन अभी तक सिर्फ खामोशी है। ये भी तो है ना कि अगर कोई इस तरह की बात करेगा तो 25 हज़ार नहीं मिलेंगी। अब कौन ऐसी गलती करेगा, क्या ख्याल है? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, 25 हज़ार भी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि इनके खिलाफ जो है वो 7 दिन के लिए इनको नजरबंद भी कर दिया जाएगा और इनके खिलाफ अगर ये मजीद कोई कार्रवाई करते हैं या अपनी हदासराई से बाज नहीं आते तो इनके खिलाफ बकायदा स्टेट मुखालफाना एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। तो उनको ये भी पता है कि जिस तरह जो ये टीएलपी के साथ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने शुरू किया है तो इसके बाद तमाम उलमा कराम जो है इस मामले में बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर चुके हैं कि अगर हमने स्टेट के खिलाफ कोई भी बात की या किसी को उकसाया तो हमारे खिलाफ जो है वो सख्त तरीन कार्रवाई हो सकती है। सर एक बड़ा आजकल टॉपिक चला हुआ है, बीवी की तरफ घूर के देखना, बीवी को मारना, तलाक की धमकी देना, इस तरह के। ये कौम मुतमिन है इस बातों से? आप क्या देखते हैं कि इस तरह घरों में तो और फितना फसाद शुरू हो जाएगा? और कौन उनकी फिर देखभाल करेगा अगर खामद जेल चला जाता तो? जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं कि अगर ये जो एक एक आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज चलाई जा रही है और मुसलसल ये कहा जा रहा है कि अगर इस तरह का कुछ सलूक किया जाए या धमकी दी जाए या कोई ऐसा सख्त रवैया इख्तियार किया जाए तो उसके खिलाफ जो है वो वुमेन एक्ट के तहत जो है उसका कानून के तहत अमेंडमेंट करने के बाद ये कहा जा रहा है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और वो 6 महीने से लेकर 2 साल तक भी हो सकती है और 5 लाख रुपया जुर्माना भी हो सकता है और अगर कोई ऑफेंस बड़ा होगा तो उसकी सजा बढ़ाई भी जा सकती है। तो लेकिन बिल्कुल ये बात ठीक है, अगर इसी तरह मामला जो है ये रिपोर्टेडली सामने आएंगे तो फिर वो कार्रवाई होगी तो घर तो बाकी खाली हो जाएंगे। लेकिन बात जगह के ऊपर बहुत ज्यादा वायलेंस रिकॉर्ड की गई है जिसमें औरतों के ऊपर घर में तशद्दुद किया जाता था या उनको मारा जाता था, क्योंकि लाहौर के अंदर बकायदा एक वुमन पुलिस स्टेशन है जहाँ पर इसका जो डाटा इकट्ठा किया गया वो 6 महीने में 3 से 4 हज़ार दरखास्तें इसी तरह की मौसूल हुई थी जिसमें औरतों के ऊपर तशद्दुद किया गया था। तो जिसके बाद जो विमेन प्रोटेक्शन ब्यूरो है उन्होंने इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर एक बिल बना के गवर्नमेंट को बताया कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा वायलेंस है जो कि घरेलू तशद्दुद जिसके अंदर शोहर भी शामिल है, घर के दूसरे अफराद भी शामिल है।
तो उनकी वजह से था। तो इस दरखास्तों को मद्देनजर रखते हुए इसमें कोशिश की जा रही है कि इसको मजीद सख्त किया जाए ताकि कोई भी ऐसा वाक़या जो है वो मजीद रूनुमा ना हो सके। सर ये बताइए कि फर्ज करें एक खामद घर पे नहीं है वो, तो उसके घर का खर्चा कौन चलाएगा बाद में? गवर्नमेंट कोई हेल्प करेगी मौलवियों की तरह? कोई देंगे पैसे उसे या कुछ भी नहीं? नहीं, फिलहाल तो गवर्नमेंट नहीं है तो कोई भी ऐसा ऐलान या नोटिफिकेशन नहीं किया कि अगर कोई पकड़ा जाता है तो पीछे से हम उसके घर की कफालत भी करेंगे। हाँ, ये जरूर कहा गया था कि जो सख्त इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं या इनके खिलाफ ये इकदाम उठाने की जरूरत इसलिए पेश आ रही है कि औरतों पर बेहद तहाशा जो तशद्दुद के वाक़या रिपोर्टली सामने आए हैं। तो अगर ये बंदा कोई भी ऐसा अरेस्ट हो जाता है, किसी को सजा हो जाती है, तो घर का जो वाहिद कफील होगा तो उसका घर का चूल्हा बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट तो वैसे भी किसी को जो है वो नहीं देती पैसे वगैरह, और बल्कि यहाँ तक भी हमें पता लग रहा है कि ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और जो ज़कात के पैसे हर 3 महीने के बाद बेवा को और जो मुस्तहिक और नादार जो लोग हैं या जो खवातीन है जो पंजाब के अंदर है उनको दिए जाते हैं, जो उनके अकाउंट्स में आते हैं, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा घपला है और उनको भी बहुत परेशान करके और धक्के देकर और उनके पैसे काट कर उनको पैसे दिए जा रहे हैं। और वो भी इसी बात के मुसलसल तकाराकारी है खवातीन के, हमारा 15,000 रुपया गवर्नमेंट की तरफ से आता है और हमारे 10,000 रुपया दिया जाता है, 5,000 रुपया लोग बीच में से काट लेते हैं। और कई जगह पे ऐसा भी वाकया हुआ है कि अंगूठे और निशानात लगाने के बावजूद उन्होंने कहा कि हमारे अंगूठे लग चुके हैं लेकिन पेमेंट नहीं हमें मिली, क्योंकि वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो खुद ले जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर तो बहुत ज्यादा बेदार रवि और करप्शन और इस तरह के हालात पैदा हो गए। तो ऐसे हालात में जो बंदा पकड़ा जाएगा उसके घर की कफालत तो कोई भी नहीं कर सकता। ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। चिन्योड में भी इसी तरह के कोई मेरा ख्याल उन्होंने 27 लोग गिरफ्तार किए हैं जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के अंगूठे लगवा के पैसे खा जाते थे और 48 लाख रुपया वो बरामद किया। अच्छा सर, बसंत आ रही है और मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पे इमरान खान की तस्वीरें लगी हुई हैं, तो क्या होने वाला वहाँ पे? अब कौन सा तमाशा लगेगा? जी बिल्कुल, इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो 6, 7, 8 तारीख को बसंत रखी थी, तो डिप्टी कमिश्नर लाहौर को ये अहकाम मिले हैं कि आप इसे बसंत के हवाले से दफा 144 का नफाज कर दिया जाए। तो जिसके बाद ये पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। तो अगर आप कहते हैं मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के बता देता हूँ जी बताइए। क्या क्या है उसमें। ये जो नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है उसमें ये कहा गया है कि पतंगों के ऊपर कोई भी मुकद्दस कुतब या मजहबी मुकामात या किसी भी शख्सियत की तस्वीर लगाना या किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे वाली पतंगों को उड़ाना सख्त मना है। और अगर कोई शख्स ये इस काम में पकड़ा गया कि अगर किसी पार्टी का झंडा जो है वो बना हुआ या किसी भी सियासी जमात का झंडा बना हुआ या किसी भी तस्वीर बनी हुई या किसी सियासी रहनुमा की तस्वीर बनी हुई, तो इस नोटिफिकेशन के मुताबिक उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और फौरी तौर पर उसको पकड़ के उसके खिलाफ स्टेट के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा। और ये नोटिफिकेशन आज जारी किया है। इसके अंदर डिप्टी कमिश्नर साहब ने मजीद ये बताया है कि हमने तमाम अफराद को जो ये पतंगों की तैयारी में ये मसरूफ हैं, जिन लोगों ने 2 तारीख से ये पतंगे जो है वो मार्केट में मिलनी शुरू हो जाएंगी, तो उससे पहले पहले तमाम लोगों को ये नोटिफिकेशन ये बता दिया गया है कि एक तो आप सहज किस्म के गाने नहीं लगा सकते, एक आप डोरों के लिए दोबारा कोशिश नहीं कर सकते हो। कोई भी बंदा जिसकी छत के ऊपर अगर किसी सियासी पार्टी का झंडा या कोई बैनर या कोई बोर्ड या कोई चीज लगी होगी तो उसके खिलाफ और उस घर वालों के खिलाफ जिसकी छत इस्तेमाल होगी उसके खिलाफ भी मुल्क के खिलाफ बगावत और स्टेट के खिलाफ जो है वो 780 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। और ये जो नोटिफिकेशन आज जारी किया गया है दफा 144 का, इसका नफाज जो है 15 फरवरी तक जारी रहेगा जब तक ये तमाम मामले क्लियर ना हो। सर ये बताइए कि लोगों का क्या रद्द-ए-अमल है? लोग इसमें बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने की तो तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे हालात क्या हैं? ज़रा ये लोगों के मुतल्लिक बताइए, पब्लिक। जी बिल्कुल, असल में जो लाहौर की जो एक बसंत जो है वो एक त्यौहार, एक कल्चरल फेस्टिवल के तौर पे मनाया जाता था काफी अर्सा पहले, लेकिन क्योंकि डोर और पतंगे और ये जो चीजें थी ये केमिकल वगैरह की वजह से जो डोर फिरने के वाकयात में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, जिसमें छोटे बच्चे और बड़े अफराद जो है और काफी लोग जो थे वो जो है सारा कटने की वजह से जहाँ भाग हो जाते थे, तो उसकी वजह से पाबंदी लगी गई थी। तो बेसिकली ये अंदरून शहर जो है लाहौर का वो इसको फेस्टिवल के तौर पर मनाता है बसंत को। और आज भी अब जो आपको लेटेस्ट मैं बता रहा हूँ कि भाटी के अंदर तकरीबन कोई 12 से 15 बड़ी बड़ी छतें जो है वो बुक हो चुकी है 3 दिन के लिए। 10-10, 12-12 लाख रुपए के अंदर के लिए हमने इस छत के ऊपर पतंगबाजी करनी है। इसके लिए
खानों का एक अलग अरेंजमेंट किया जा रहा है और लाइट्स का अलग अरेंजमेंट किया जा रहा है, जनरेटर्स के वहां पे लाइट्स का बंदोबस्त किया जा रहा है। ये 3 दिन जो है हमने इस फेस्टिवल को भरपूर तरीके से मनाना है। अंदरून शहर के अंदर जितने भी लाहौरी हैं वो इस फेस्टिवल को बहुत ज्यादा इंजॉय करते हैं, लेकिन सबसे वजह यह है कि केमिकल के दौर के इस्तेमाल की वजह से जो नुकसान होता था उसकी वजह से गवर्नमेंट ने जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर एक जो हैंडल वायर होती है मोटरसाइकिल के आगे लगाने वाली वो तकसीम कर रहे हैं। और लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा हुआ है कि 6, 7 और 8 तारीख को मोटरसाइकिल बिल्कुल नहीं चलेगी, सिर्फ वही मोटरसाइकिल चलेगी जिसके आगे सिक्योरिटी वायर लगी होगी, अदरवाइज किसी को बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। अगर किसी ने इस किस्म का काम किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे हमारे ब्यूरो चीफ पाकिस्तान से। नाज़रीन, कल मैं देख रहा था इतनी गुर्बत अफलास है पाकिस्तान में और बसंत मनाई जा रही है, अभी मैं हैरान रह गया हूँ। मेरे लिए भी ये खबर ही है, ब्यूरो चीफ साहब ने जो भी बताई कि 8 से 10 लाख रुपए खर्चा आ रहा है जी। और एक तरफ हम कहते हैं हमारे लोगों के पास पैसे नहीं है, जो अमीर है अब 8-10 लाख रुपये अब बसंत पे खर्च करना, कहाँ से ये पैसे आए? ये लोग क्या काम करते हैं कभी किसी ने पूछा ही नहीं, और अपने शौक के लिए ये सारा कुछ कर देते हैं। मगर अगर दूसरी तरफ देखो तो गरीब की हालत बेनज़ीर, इनकम सपोर्ट मिले जो मिले खा जाते हैं, उनको देते ही नहीं। ये चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि हमारी कौम को एहतियात करनी चाहिए इस तरह की बसंत वगैरह मनाने से भी। कल भी मैं देख रहा था किसी के डोर फिर गई बच्चे की। अभी देखते हैं क्या होता है। जहाँ तक उलमा की बात है, उलमा के को मुँह को बंद कर दिया गया है। अब वो कोई फतवा नहीं देंगे, कोई बात नहीं करेंगे, कोई ऐसी इस्लाम की तो दूर की बात है, मेरा ख्याल वो ऐसे उनकी मंजी ठोक दी गई है और उनको काबू कर लिया गया। अगर वो कोई बात करेंगे, अभी सर ने बताया केस भी होगा, पैसे भी गए 25,000। मुल्क के जो हालात हैं वो आप सबके सामने है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या अपडेट है, क्या नई नई खबरें हैं, हमारे देखने वालों को बताइए जरा। बारक साहब, आज दुनिया के लिए बहुत बड़ी खबर है और खसूसन भारत के लिए बहुत बड़ी खबर है। यूरोप के लिए भी कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी खबर है। आज हेडलाइंस है पूरी दुनिया के अंदर इस बात की कि आपको पता है कि एक अरसे से जब से ट्रम्प साहब आए हुए 1 साल हो गया है, दुनिया की तजारत ट्रेड जो है वो हिला हुआ है। कभी कॉलोनियां लगती हैं, कभी टैरिफ ऊपर जाती है, कभी टैरिफ नीचे आती है, कभी टैरिफ वापस ली जाती है। तमाम ममालिक जो है वो इससे मुतासर हो रहे थे इस पॉलिसी के साथ। यूरोप ने, जो यूरोपीय यूनियन है, उन्होंने भारत के साथ कल एक मुआहदा किया है कि ट्रेड फ्री का मुआहदा, और ये बहुत बड़ा मुआहदा है। इसके ऊपर 20 साल काम हुआ है। आपको पता है कि अभी चंद 10 दिन पहले जर्मन चांसलर जो है वो गए थे डेलीगेशन लेकर वहां पर भारत के अंदर। उस वक्त इसकी बात को सुनी गई थी और वहां उन्होंने कहा था कि हम ये मुआहदा इस वक्त तैयार है, हम सिर्फ चूंकि 26 जनवरी यौम जमहूरिया है, जमहूरियत मनाया जाता है भारत के अंदर, और वो हर साल किसी न किसी हेड ऑफ द स्टेट को उसका चीफ गेस्ट बनाते हैं। और इस साल उन्होंने यूरोपियन यूनियन के सदर, यूरोपियन काउंसिल के सदर और जो खारजा अमूर की कमेटी की खातून है वो इंचार्ज, उसको उनको बुलाया हुआ है एज ए मेहमान के तौर पर, और उस मौके पर ये मुआहदा जो है इसका ऐलान किया जाए। लेकिन ये मुआहदा फाइनल हो चुका है, कि जर्मन चांसलर ने बता दिया था। तो कल जो भारत की यौम जमहूरिया की परेड थी उसमें वो तीनों आए हुए थे, तीनों एज ए मेन गेस्ट के तौर पर वहां मौजूद थे। और जो उनको लिबास पहनाया गया इंडियन सिल्क का, फंडरलाइन को, जो हमारी जर्मन है और यूरोपीय यूनियन की सदर है वो, और अपने मोदी साहब की जो पगड़ी है वो दोनों एक ही कपड़े की बनी हुई थी और एक ही प्रिंट था। ये एक साइन है कि भाई हम आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं और हम एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। तो उसकी डिटेल जो है आज कल वायदे पे साइन हो गए थे, आज उसकी डिटेल सुबह सुबह उन्होंने बता दी है। और वो कह रहे हैं कि भाई इस वक्त जितने भी तिजारती मुआहदे आज तक दुनिया में हुए हैं उनमें ये सबसे बड़ा तिजारती मुआहदा है, कहलाएगा, तस्वर किया जाएगा। इसलिए कि इसके ऊपर एक तो 20 साल काम हुआ है और 2007 में इसके ऊपर काम का आगाज हुआ था, 2013 तक इस पर काम हुआ। 2013 में इस मामले में बहुत ज्यादा कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया था
और भारत उसके ऊपर अड़ गया था, फिर इसके ऊपर काम बंद हो गया। 2022 तक इस पर काम बंद रहा। 2022 से दोबारा इसको चालू किया गया और ये 2026 में आके इसके ऊपर साइन हो गए। अब ये है कि भारत की पूरा 1.2 अरब जो भारत की आबादी है उसकी पूरी इंडस्ट्री जो है खुली है। यूरोप के लिए बगैर कस्टम ड्यूटी चीज आएगी यहाँ पर। इसी तरह जो यूरोप के है चीजें वो सारी बगैर कस्टम ड्यूटी के बाहर जाएंगी। अब जर्मनों को बहुत बड़ी मार्केट मिल गई है अपनी कारों के लिए। जो कस्टम ड्यूटी नहीं लगेगी कारों पर तो कारें वहां पर सस्ती हो जाएंगी। जर्मन कार जो है, जर्मन भी, फ्रांस की भी, जितनी भी यूरोपियन जो भी कार बनती है यूरोप के अंदर, उनको एक बहुत बड़ी मार्केट जो है वो मिल गई है। इसी तरह कहा जा रहा है कि ये स्टील जो है ये भी भारत बहुत ज्यादा डिमांड है स्टील की, क्योंकि यूरोप भारत बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है, इंडस्ट्री वगैरह लग रही है वहां पे, तो वहां अपनी डिमांड अपनी पूरी नहीं कर सकता। यूरोप के अंदर बहुत सारी स्टील जो है कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो भारत की जो स्टील की मशहूर कंपनी है उन्होंने, टाटा भाई वगैरह ने खरीदी हुई है, लेकिन वो अपने ही मुल्क में नहीं लेके जा सकते बाहर, इसलिए कि उस पर कस्टम ड्यूटी थी। अब वो यहाँ जो भी स्टील तैयार होगा वो भारत जा सकता है, सही है। इसी तरह जर्मनी को ये फायदा होगा कि जो भारत के अंदर अद्वियात बनती है, खासकर कैंसर की अद्वियात जो है वो इंडिया में बहुत सस्ती हैं, यूरोप में बहुत ज्यादा महंगी है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो आम सी दवाई है नोवास्क, जो फाइजर कंपनी बनाती है ब्लड प्रेशर की, वो पूरी यूरोप के अंदर 10 यूरो में 100 मिलती हैं, लेकिन जर्मनी के अंदर वो 55 यूरो की 100 गोलियां मिलती हैं। आप नॉर्वे चले जाएं, स्पेन चल के, और ये जो आपके ममालिक हैं बल्कान के, बोस्निया वगैरह, ये इनमें तो और ज्यादा सस्ती है, 8 यूरो की मिल जाती है। तो अब इसमें एक बहुत बड़ी रुकावट ये भी थी कि जर्मन की जो कंपनियां हैं वो इसके खिलाफ थी। वो कहती थी फिर हमारी दवाइयां जो है बिक्री बंद हो जाएंगी, इंडिया से इंपोर्ट कर लेंगी, जो कैंसर की दवाइयां हैं, जो महंगी दवाइयां यहाँ बेचते हैं। लेकिन भारत बहुत दरवाजा खुल गया है और अब इस जो खास तौर पे अनाउंसमेंट की गई है इस मुआहदे के अंदर, उसमें 3 चीजों की अनाउंसमेंट की गई है। एक जर्मन कारों की, एक स्टील की और एक अद्वियात की, कि भाई भारत की जो अद्वियात है अब यूरोप के अंदर आम मिलेंगी, आप इंपोर्ट कर सकेंगे और उनको यहाँ जो है वो करें। इसका एक और फायदा जो है, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होगा, वो टेक्सटाइल का सेक्टर है। आपको पता है टेक्सटाइल जो है पाकिस्तान को एक स्पेशल कैटेगरी दी गई थी जलजिले के बाद, आजाद वाले और सैलाबों के बाद, तो भाई यहाँ से कस्टम ड्यूटी खत्म कर दी थी टेक्सटाइल की चीजों के ऊपर, तो 11% चीजें सस्ती थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वो ज्यादा है भारत की निस्बत। भारत के अंदर प्रोडक्शन के ऊपर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट जो है रियायतें वगैरह देती है, बिजली की भी स्पेशल टैरिफ उनसे ली जाती है, लेकिन पाकिस्तान में ये सहूलत हासिल नहीं है। तो इस लिहाज से ये जो कस्टम ड्यूटी ना लगती थी, अब भारत के भी कस्टम ड्यूटी जो है वो नहीं लगेगी। तो इस लिहाज से भारत की टेक्सटाइल जो है वो पाकिस्तान की निस्बत सस्ती हो जाएगी। तो ये एक नया दरवाजा जो है भारत को बहुत बड़ा यूरोप का मिल जाएगा। इस वक्त यूरोप की जो कहते हैं 1.32 अरब डॉलर की तिजारत है यूरोपीय यूनियन के साथ, और इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये बहुत बढ़ जाएगी अब इस लिहाज से। जी हाँ साहब, ये बताइए, ये मुआहदा तो ज़बरदस्त हुआ है, इससे ज़ाहिर अब इंडियन जो है उनके लिए वीज़े भी आसानी से मिल जाएंगे, यहाँ तजारत के वीज़े खुल जाएंगे उनके लिए। और ट्रम्प साहब जो है उनके बयानात में कोई कमी आएगी? रोजाना कोई ना कोई वो गेम डाल रहे थे। देखें, ट्रम्प साहब तो नहीं बोले, लेकिन वजारत खजाना जो है अमेरिका की, उसने इस मुआहदे को रिजेक्ट किया है। उन्होंने कहा कि जब रूस से तेल खरीद रहा है, पास नहीं आया है इंडिया वहां से तेल खरीदने से, और उन्होंने कहा कि भाई बहुत ज्यादा इस वक्त तेल जो है हमारी इत्तलात के मुताबिक वो रूस का जो रॉ मटेरियल है तेल वो भारत जा रहा है, भारत से सफाई होके अब वो यूरोप के अंदर आएगा और सस्ता तेल उनको मिलेगा यूरोप को मजीद इस मुआहदे के बाद से। तो उन्होंने कहा कि ये भी एक क्या नाम इसका, इसको हमारी जो पॉलिसी है अमेरिकन पॉलिसी, इसके खिलाफ कदम उठाया है भारत ने।
और वैसे भी देखें जो इकदाम इन्होंने पाबंदियां लगाई थी बाहर इंडिया के ऊपर, अमेरिका ने, उसने उसकी परवाह नहीं की। वो स्टिल रूस से तेल ले रहा है और रूस के साथ उन्होंने एक नया मायदा किया जिसके तहत 80,000 आदमी हर साल इंडिया से रूस में जाके काम करेंगे और उसकी तनख्वाह भी फिक्स कर दी है। $1,300 जो है वो उनको मिलेंगे और उसके अंदर रिहाइश और फ्री मिलेगी बंदे को, मेडिकल फ्री मिलेगा रूस के अंदर, और जो मतलब अर्बेट देगा, जो मुलाजमत देगा, उसको रिहाइश भी प्रोवाइड करनी जो है लाजमी होगी उसके लिए। 1 साल बाद उसको घर जाने का टिकट भी दिया जाएगा। इसके अलावा $1,300 जो है वो उसको दिए जाएंगे और 80,000 आदमी हर साल वो, लेकिन वो कहते हैं कि इससे ज्यादा आदमी जो है वो इस वक्त एक रुझान है वहां पे जाने का, और मिसाल दी है सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर कि वहां पिछले 1 महीने के अंदर ही को 25,000 भारतीय जो है वहां पहुंचे हैं। तो इस लिहाज से मान एक रास्ता और खुल गया भारत के लिए कि रूस के अंदर भी जाके काम करके और वो फॉरेन एक्सचेंज कमा के दे सकते हैं। तो इस किस्म की एडवांटेज मिल रही है भारत को, और उसकी वजह यही है कि वहां पर उस किस्म की इंतहा पसंदाना रवैया आम इंसान के लिए नहीं है, ये मजहबी तफरीक नहीं है। जो चंद यकीन ऐसे वाकयात हो जाते हैं वो दुनिया में हर जगह हो रहे हैं, लेकिन यह है कि भाई कोई ऐसा कानून साजी नहीं की जाती या ऐसे दहशतगर्द तंजीमें मौजूद नहीं है जो दुनिया के नक्शे के ऊपर या दुनिया में उनको दहशतगर्द तस्वर करती है, इसलिए वो फायदा उठा रहा भारत इन चीजों का। हाँ, इसके अलावा ये भी फर्क पड़ा कि यूरोपीय यूनियन ने मुआहदा जो किया वहां पे उनको पता है जमहूरियत है और अरसा दराज से जाहिर है कभी मेन वजह तो उसकी यही है कि डेमोक्रेसी, बिल्कुल मेन वजह यही है कि वहाँ जमहूरियत है और वहां पर काम करने की आजादी है। अच्छा, इसमें आप ये बताइए कि यूरोप से अमेरिका की दूरी जो है वो बढ़ जाएगी? देखिए वो आहिस्ता आहिस्ता तो बढ़ ही रही है, और गो अमेरिका उसके वजीर दिफा ने ये कहा है, कल ही बयान दिया था कि ये खाम ख्याली है कि यूरोप जो है वो अमेरिका के बगैर अपना दिफा कर लेगा। लेकिन यूरोप वाले अब ये बात कह रहे हैं और ओपनली कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट अपना दिफा के लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं, उन पर काम हो रहा है और हम अपना दिफा खुद करेंगे। इसमें जो अहम पॉइंट है कि रूस के साथ यूरोप के तल्लुकात बहुत जरूरी है बेहतर होने, क्या ख्याल है? लेकिन सब हालात बदलते हुए मतलब वक्त नहीं लगते, देर नहीं लगती। दुनिया के अंदर जिस तरह तिजारत को अहमियत दी जा रही है, जिस तरह मईशत लोग अपनी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और अगर फैसला पड़ जाता है यूरोप और भारत इनके दरमियान, अमेरिका के दरमियान, तो फिर लाजिम बात है यूरोप नई मंडियां ढूंढेगा, नए रिश्ते बनेंगे, नए तल्लुकात बनेंगे। कोई बात नहीं कि रूस के साथ तल्लुकात जो वो ठीक कर लिए जाए। थोड़ा सा ये बताइए, जो इस वक्त फिर वही हालात हैं, खबरें ऐसी आ रही हैं कि ईरान को घेरे में ले लिया गया है। आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में कोई ईरान के भी हालात बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता ही है जो लोगों के मसाइल हैं इस वक्त, वो काफ़ी गमगीन है वहाँ पे। देखें वहाँ पे हालात जरूरत है हालात के बेहतर करने की, इसलिए कि मईशत बिल्कुल बैठ चुकी हुई है वहां पर, इसलिए, और वहां पर जब तक के तब्दीली नहीं आएगी, वहां पर हुकूमत तब्दील नहीं होगी, उस वक्त तक हालात की बेहतरी की उम्मीद जो है मुमकिन नहीं है। क्योंकि इस वक्त जो लोग इख्तिदार में है या हुकूमत में है, उनकी सारी तवज्जो जो है ना वो इसराइल की तरफ और जंग की तरफ है कि भाई हमने ईरान को सेव करना तो जरूरी है, लेकिन इसके लिए वो साथ के ममालिक जो हैं इसराइल के खिलाफ या जिनको वो दुश्मन समझते हैं उनको ऊपर अपनी तवानाई ज्यादा सर्व कर रहे हैं, बजाय इसके कि मुल्क के अंदर अपनी तवानाई उसको स्ट्रॉन्ग करें। अब इतने 20 साल से 30 साल से उनको पर पाबंदियां लगती चली जा रही हैं। बीच में एक मौका आया था कि भाई पाबंदियां उठाई के कम नरम कर दी गई थी, उसका उन्होंने कोई खास फायदा नहीं उठाया कि भाई अपने ट्रेड को स्ट्रॉन्ग कर दे। आप पता है तिजारत के अंदर जर्मनी एक बहुत बड़ा पार्टनर था ईरान का, और जर्मन बैंक जो थे वो ईरान के सरमायाकारों को, मुकामी सरमायाकार जो ईरान के थे, उनको जर्मन बैंक कर्जे दिया करते थे कि अगर वो जर्मन मशीनरी खरीदते हैं। ये सारा दौर बदल गया, इसलिए कि जो पॉलिसी इख्तियार की वहां की इंतहा पसंदाना
हुकूमत ने, उससे फिर जो है दुनिया के अंदर पीछे हटनी शुरू हो गई ईरान से, इंटरनेशनल पाबंदियां लगनी शुरू हो गई, और ये पाबंदियां अब ज्यादा देर सहने की हिम्मत नहीं है। तो इसलिए जरूरत के वहां पर अगर रिगियरिंग जो है वो हुकूमत जो है वो तब्दील की जाए। जरूरी नहीं कि मगरब की पसंदीदा हुकूमत लाई जाए, ये भी जरूरी नहीं कि शाह के बेटे को लाया जाए। वहां के अवाम ये चाहते हैं कि भाई एक डेमोक्रेटिक हुकूमत जो है वो वहां पर कायम हो। खान साहब, चाइना उन्होंने क्या तैयारी की हुई है, प्रमुख साहब ने वो एक अलग कहानी है कि वो किसको लेके आना चाहते हैं, लेकिन वहां के अवाम जो है वो यही चाहते हैं कि एक मुल्क के अंदर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत कायम हो जाए। चाइना के साथ भी यूरोप के तजारती जो आपने देखा कि काफ़ी तल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह इंडिया के साथ, और यूरोप ने खुद अपना रास्ता ढूंढा ऐसे मौके पे जब अमेरिका आंखें दिखा रहा था। तो अब क्या देखते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान है वो किस जगह पे खड़ा है, क्योंकि वहाँ पे जो मसाइल है, एक तो इंसानी हुकूक का जनादा रोज़ निकलता है, ना कवानीन है, लोगों को पता है कि यहाँ पे तहफ़्फ़ुज़ नहीं, ये भी डर और खौफ है कि उस तरफ कोई जाता नहीं, ना कोई जमहूरियत है, हर चीज़ जो है वो 2 नंबर तरीके से चल रही है। देखिए वहां पर जब तक नए सरमायाकारी नहीं हो, नए बाहर की कंपनियां आकर नहीं करेंगी, उस वक्त हालात बेहतर नहीं होंगे। और अभी तक वहां का माहौल ऐसा नहीं है कि जिसके अंदर जो गैर मुल्की सरमायाकार है उसकी तवज्जो उस तरफ पाकिस्तान की तरफ हो। और वहां जब तक अमन के हालात नहीं होंगे, एक डेमोक्रेटिक हुकूमत नजर नहीं आएगी लोगों को, हुकूमतों को ये नजर नहीं आएगा कि हाँ सरमायाकार को कि मेरा सरमाया महफूज है, जो मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ वो इन्वेस्टमेंट जो है वो पाकिस्तान के लिए नहीं करता, वो अपने के लिए करता कि भाई मेरी इन्वेस्टमेंट बन जाए और मैं उसमें कुछ कमाऊं। अगर वो कमाने का जरिए उसको नजर नहीं आता तो वो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इसलिए हालात इस किस्म के हैं कि वहां पर अभी तक सरमायादारी, कोई नया सरमायाकारी करने के लिए तैयार नहीं है। आपने पता नहीं कल इंटरव्यू देखा कि नहीं देखा, साले शाह साहब जो सेनेटर रहे हैं, साले शाह साहब वो शख्सियत है जो हर जितने भी तालिबान के साथ 5 या 6 दफा जो बैठे हैं, नवाज शरीफ साहब, अपनी बेनजीर भुट्टो साहब और पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट के जितने भी मुज़ाकरात हुए हैं उसके अंदर साले शाह साहब को शामिल किया जाता है। वो वजीरिस्तान के रहने वाले हैं और वहां के एक बड़े सरदार हैं। उनका कल इंटरव्यू यहाँ पर नशर हुआ है और उन्होंने साफ कहा कि भाई हम इस तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी बात मानो। तालिबान बातचीत करने के लिए तैयार है, कुछ दो का स्कूल के ऊपर वो कहते हैं बैठ के हमसे बातें तो करो, लेकिन हमारा सबका रवैया अब तक ये है कि वहां पे हमारी बात मानो जो हम कह रहे हैं। तो वो कहते हैं इस सूरत में तो वहां अमन नहीं होगा, तो अगर अमन नहीं होगा तो फिर बाहर गैर मुल्की सरमायाकार भी नहीं आएगा। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, तराने गाओ, नगमे गाओ, बंगड़े डालो, पाबंदियाँ लगाओ, बीवी की तरफ घूर ले, ये कर ले, वो कर ले। जिन कौमों ने तरक्की करनी, यूरोप की ये जो अभी खान साहब ने आपको बताया कि यूरोप की मंडी और हिंदुस्तान की साथ तजारत का जो मुआहदा हुआ और इससे कितना यूरोप को फ़ायदा होगा, इंडिया के लोगों को खुशहाली मिलेगी। ठीक है, गुर्बत वहाँ पे भी है, देखिए हमारे जो है वो हमारी उड़ान को कोई नहीं रोक सकता। डायलॉग फिल्मी पंजाबी फिल्में वो देख देख के दिमागी तौर पे ये हुक्मरान जो है उसी तरह चल पड़े, लेकिन ये आज भी नहीं मानेंगे। वो कहेंगे ये मुआहदा जो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें IMF से कर्जा मिलता है, बाद वो हमें फ़ायदा, इंडिया के ऊपर कोई कर्जा नहीं, उसका ख़जाना देखे जा। मगर बदकिस्मती कई दफ़ा तो वैसे गौर किया जाए तो बंदा कई कोई सोचता है, मगर मैं इस तरह की बात करूँगा फिर मेरे ऊपर फतवे शुरू हो जाएगा। आपको खुद भी देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने आज़ादी के बाद क्या तरक्की की, क्या हालात है वहाँ पे, क्या ज़िंदगी है, एक जेल बना दिया गया। चैनल को सब्सक्राइब करने जुड़े सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नहीं, एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी, ये नई है, ये पुरानी है, ये बहस नहीं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके ऐसे ऐसे कारनामे होते हैं और एहसास नाम की कोई चीज़ नहीं। अपने लोग ही दूसरे लोगों को गलत रास्ते पर डाल के, कई जगह तो ऐसे है कि अपने लोग ही दूसरों को बेच के आ जाते हैं और जो तकलीफ़ वो गुजारते हैं वहाँ पे उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। कभी किसी मुल्क से, तुर्की से इस तरह की इतला मिलती है। एक मुल्क है कंबोडिया, मैं वहाँ की वीडियो देख रहा था
और वो कोशिश करे कि कुछ तस्वीरें भी ऊपर लगा दे। वो कह रहा था एक जवान कि यहाँ हमें बंद किया हुआ है और ज़बरदस्ती हमारे से काम लेते हैं, जुल्म करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं यहाँ पे। और ये लोग बेचारे जो पाकिस्तान से निकलते हैं, पहले तो वहाँ के हालात आपको पता ही है, जो पाकिस्तान में मैं अक्सर आपको बताता रहता हूँ, मैं क्या सारी दुनिया ही बता रही है आपको कि वहाँ जो रहने का हाल बन चुका है, वो मेरा ख्याल है कि एक अजाब से कम नहीं। आपको बता दें, लोग इस अजाब से निकलना चाहते किसी न किसी तरह। जो अमीर हैं, जिनके पास 2 नंबर कमाई है, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जिनके पास हराम का पैसा आ रहा है, या जो ठीक है हलाल के पैसे भी हैं, मगर उनके वहाँ पे रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, नौकर चाकर हर चीज़ है, मगर जो मिडिल तबका है या गरीब तबका है, वो वहाँ से निकलना चाहता है। कल ही मैं देख रहा था एक वीडियो, वो जनाब कह रहे थे बसंत, वो कहता बसंत क्या मनानी, मेरे तो पास शाम का खाना नहीं है, मेरी 4 बेटियां हैं, उनकी मैंने शादी आज तक नहीं कर सका, मेरे पास पैसे नहीं है, साइकिल था तो वो टूटा हुआ था। तो हम खुशियां पता नहीं किस चीज़ की मनाते हैं। गवर्नमेंट क्योंकि अपनी तमाशबीनी में लगी हुई है, उनको किसी से दिलचस्पी नहीं है, और ऐसे कवानीन बना रहे हैं कि जिस तरह लोगों का दम घुट घुट के वहाँ पे मर जाए। अब ये लोग यहाँ से निकलना चाहते हैं, जब ये यहाँ से निकलते हैं फिर ये क्रिमिनल लोगों के हाथ चढ़ जाते हैं, और ये मैं बता दूं इनको फ़रोख्त किया जाता है। देखिए एक बड़ी अहम चीज़ है यहाँ पे जिसकी तरफ आपकी तवज्जो मैं दिलाना चाहता हूँ। आपने एजेंट को पैसे दिए, पैसे देने के बाद एजेंट ने आपको आगे भेज दिया, फ़रोख्त कर दिया ऐसे ममालिक में, तुर्की, कंबोडिया, ये फ़िलिपाइन वगैरह, ये जो गरीब ममालिक है, यहीं तक नहीं, ईस्ट यूरोप के भी कई ममालिक हैं जहाँ पे लोग गायब हुए हैं, और वो कहाँ गए, ज़िंदा हैं, मर गए हैं, क्या हुआ है, किसी को पता नहीं। लेकिन ये मुझे पता है कि कई ऐसी जगह पे लोगों को ऐसे रखा जाता है कि ज़बरदस्ती उनसे फिर मजदूरी कराई जाती है, काम करवाया जाता है, उनको कैद करके रखा जाता है। और जब जो कि ये गरीब ममालिक में कवानीन भी ऐसे की होते हैं, पुलिस भी ऐसे की होती है। यहाँ मैं आपको इस तरह की तवज्जो दिला देता हूँ, आपका ये थाईलैंड है, वहाँ भी पुलिस वाले रिश्वत देते हैं, हालांकि वो काफ़ी पाकिस्तान से बेहतर है, कभी बिजली पानी का मसला नहीं बना। या आपका ये मलेशिया है, वहाँ भी रिश्वत पुलिस वाले लेते हैं। इसी तरह जितने भी गरीब ममालिक हैं, वहाँ रिश्वत का सिस्टम जो है वो काफ़ी कारोबार बना हुआ है, वसी होता है। अब ऐसे ममालिक से आप निकल नहीं सकते, कहाँ कंबोडिया, कहाँ पाकिस्तान, पैसे आपके पास नहीं, कब तक आप उस अजाब में पड़े रहेंगे। कभी कोई आपकी सुनवाई होगी, कभी कोई पुलिस वाला जो है वो उसको रहम आ जाएगा, वो छापा लगाएगा वहाँ पे, फिर आपको रहा करेगा, फिर आपको वापस भेजेगा। तो पाकिस्तान की जो परेशानी अवाम की वो तो अपनी जगह पे, और मगर बेवकूफ़ व गधो जब कोई कदम उठाने लगे, देखा एजेंट ने आपसे डबल पैसे बनाए, आपको बेचा भी, आपसे पैसे भी लिए। तो आप सोच समझ के कोई कदम उठाएं। आपको ऐसी वीडियो दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई ना कोई ऐसे प्रोग्राम करने का मकसद ये होता है कि आप किसी ना किसी तरह, प्रोग्राम का नाम भी हमने ये रखा हुआ यार अजबी बच, तो आप क्यों नहीं इस चीज़ से तवज्जो देते। अभी एक केस पे हम बहस कर रहे होते, दूसरा शुरू हो जाता। दुबई में लड़कियां चली जाती, वो घरों में जिनसी ज़्यादती का निशाना बनते हैं, वहाँ पे फ़रोख्त कर दी जाती है, पैसे लेके भाग जाते, और सगे रिश्तेदार ऐसे का काम भी कर रहे, क्योंकि हमारी हैसियत ही नहीं है पाकिस्तानियों की। वहाँ पे आप क्योंकि पाकिस्तान से तंग आए हुए हैं, और आपको नज़र नहीं आता, बिल्कुल आंधे हो जाते हैं कि जिस जगह पे आप जा रहे हैं वो इससे भी ज़्यादा मुसीबत में पड़ जाएंगे आप। यहाँ पे तो चलो गुर्बत अफलास है, वहाँ पे तो आपको तशद्दुद का निशाना ही बनाया जाता है। और जिस तरह किसी को ख़रीद दिया जाता है, यहाँ भी मंडी लगती है शाम में, औरतों की मंडियाँ लगती हैं, वहाँ बोली होती है, इन चीज़ों का आपको शायद अंदाज़ा नहीं है। ये हमारा जो सिस्टम है उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गुर्बत है, और गुर्बत से हम निकल नहीं पा रहे। ज़हनी तौर पे भी गरीब हो चुके हैं, माली तौर पे भी गरीब हो चुके हैं, ज़मीर हमारे मर चुके हैं, सियासतदान है वो हरामखोर है, वो भी लोग जो है वो भी अपनी पिकनिक में लगे हुए हैं। उनको नई नई लड़कियां रोज़ चाहिए पिकनिक मनाने के लिए, उनको याशी के अपने सामान चाहिए। उनके जहन में है कि आज का पाकिस्तान हम अपनी ज़िंदगी गुजार के जाएँ, बाकी कौन था, किसी ने 70 साल से पाकिस्तान का सोचा है, क्या ज़रूरत पड़ी हमें, क्या हम तो मर जाएंगे, बाद में जहन्नम में जाएं। जिस तरह ज़ियाउल हक मर गया, भुट्टो मर गया, बेनज़ीर मर गई, ये सब लोग मर खप गए, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी नस्लें जो याशी कर रही हैं,
और इसी याशी के चक्कर में पूरी कौम का जो उन्होंने कीमा बनाया हुआ वो आप सबकी नज़र में। तो ये मैं बता देता हूँ कि ऐसे हालात में अगर आपको मुल्क छोड़ना भी पड़ रहा है तो कम से कम इंक्वायरी करे, कम से कम पता करे कि हम कहाँ जा रहे हैं, किधर से ये एजेंट हमें लेके जा रहा है। अब कंबोडिया जाने का मकसद क्या है, यहाँ भी एक सवाल पैदा हुआ। पिछले दिनों एक मेरा अजीज़ था, वो युगंडा पहुँच गया और वहाँ से वापस आ गया। और मैं क्या यहाँ गए क्यों? तो जी बस जी मैंने कहा यहाँ पे बेहतर होगी सर। अब मुझे बताइए, अगर आपने कहीं जाना भी है तो किसी ऐसे मुल्क का वीज़ा लगवाएं, वो भी लीगल तरीके से कोशिश करें। इसके बदले में तो आप अरब कंट्रियों में चले जाएं, चले वहाँ सऊदी अरब कहीं चले जाएं, कोई ड्राइविंग सीख ले, कोई हुनर सीख ले, वहाँ पे जाके आपको पता तो है कि मजदूरी आपको मिलेगी, पैसे मिलेंगे, इस तरह के हालात नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ भी जलालत है मगर कम है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी किसी जगह भी जाने का फ़ैसला करें, पहले उस मुल्क के मतलब पूछ लें, उस मुल्क के मतलब पता करें कि वहाँ के हालात क्या हैं। अब ये लड़के कैसे वापस आएंगे पता नहीं, 8-10 लड़के, ये तो एक जगह से वीडियो लीक हुई है वहाँ से कि उन्हें वहाँ पे यरगमाल बनाया हुआ है। देखिए कितने मुल्कों में या कितने और लोगों के पास इस तरह लोग जो हैं वो काबू में आए हुए हैं, अल्लाह बेहतर जानता। तो बहुत दुख दे और तकलीफ दे हालात होते हैं कि वहाँ पे इस तरह की जब वीडियो आती। पिछले दिनों दुबई से कुछ वीडियो नज़र आ रही थी, वो लड़कियाँ वो कहती है हम लालच में आके यहाँ पर पहुँच गई और जब यहाँ पहुँची तो यहाँ हमारे साथ ये सलूक हो रहा है और फ़रोख्त कर दिया जाता है, बेच दिया जाता है। फिर उनको जिस तरह मर्ज़ी, मैं एक और देख रहा था, वो बता रही थी कि इस तरह मुझे सगे चचा ने के मामा ने फ़रोख्त कर दिया दुबई में। उसके बाद मुझे लेके जा रहा था कोई अरबी, कहीं पे ट्रैफिक लाइट पे गाड़ी रुकी है, उस लड़की ने दौड़ लगा दी और फिर ज़ाहिर पुलिस पहुंच गई, वहाँ पे मदद की। ये दुबई का वाक़या है और पुलिस ने फिर वो लोगों को गिरफ़्तार किया। बाद में जो सज़ा हुई वो तो हुई, मगर वो लड़की कहती मेरी किस्मत अच्छी है। लेकिन इस तरह हर एक की तो किस्मत अच्छी नहीं हो सकती ना, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा होती है, किसी के लिए कोई मुश्किल पैदा होती है। प्रोग्रामों का मकसद ये होता है कि किसी भी मुल्क में जाने से, तुर्की के आपको आए दिन हम वीडियो दिखाते रहते हैं। अब तो ये आए दिन लिबिया लोग मर जाते हैं शिपों में, वो कश्तियों में, कोई दिलचस्पी नहीं लेता, उनको पता इनका तो रोज़ाना का मामूल है। कल ही मैं देख रहा था लिबिया की जेल में पता नहीं 150 पाकिस्तानी बंद है और वो कहते हैं पता नहीं तय खाने में कोई जेल है वहाँ पे बंद है, इस साल में उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते किस तकलीफ से वो गुजरे, किस तरह उनका वक्त गुजरा, किसी को इस चीज़ का अंदाज़ा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान उनको क्या फ़र्क है, वो अपनी जेलों में उन्होंने इंसानों को जानवरों की तरह रखा हुआ है। उस तरह उनके ये पिछले दिनों लोगों के इंटरव्यू है, किसी के मुंह में पेशाब कर रहे हैं, किसी के कुछ कर रहे, किसी के कुछ कर रहे, खुद वो जानवरों वाली एक ज़िंदगी है। मगर अब किया क्या जाए, बदकिस्मती समझे जो पाकिस्तान में लोग पैदा हुए, अब जो निकल गए वो तो खुशकिस्मत है, लेकिन जो वहाँ पे रहते वो क्या करें। तो जनाब प्रोग्राम का मकसद है कि कुछ ना कुछ सीखें। मैं कई दफ़ा बताया चुका हूँ, तफ्तान बॉर्डर पे कई लोगों को गोलियां मार के ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर है मार दिया जाता है। पैसे भी गए, गोलियां मारी, ख़त्म, छोड़ के भाग। वो खुद उनके पास वीज़े शीज़े कोई 2 नंबर या 1 नंबर होंगे, वो खुद निकल आते हैं। जो सब एजेंट होता है उसको पुलिस पकड़ती है, वो कहता वो असली बंदे जो होते हैं वो पर्दे पे नहीं होते, वो वैसे ही गायब होते। बड़ी ख़तरनाक प्लानिंग की जाती। तो बेहतर वही है, हुनर सीखें। अरब ममालिक में वहाँ पे आप कोई ना कोई अपने लिए जॉब वगैरह तलाश करें। लोग जाते हैं वहाँ पे, मज़दूर भी काम भी करते हैं, बजाय इसके कि यूरोप के चक्कर में पड़े। अब वो यूरोप में भी वो वाली मौज नहीं। चैनल को सब्सक्राइब